हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि सर अभी हम क्या करें, बहुत ज्यादा समय हो गया, मामले को चलते चलते कोई समाधान निकल नहीं रहा है और जल्दी करने का सब कुछ ट्राई कर लिया, जल्दी कुछ है नहीं। वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जल्दी जैसी कोई चीज नहीं होती। कोर्ट में अगर हैं तो एक प्रॉपर टाइम प्रोसीजर में लगेगा, प्रोसीजर को स्किप करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। अब आपके मन में सवाल आता है कि इन चीजों को खत्म कैसे करें। मैं बहुत तंग आ चुका हूं, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं और मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, लेकिन क्या मुझे सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह करके चलना चाहिए। डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। अब आप खुद इवेल्युएट इस चीज को करिए कि आपको सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ तरीके बता रहा हूं, जिस तरीके से आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो कितने रुपए में आपको करना चाहिए। देखिए, जो भी लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी सबकी अलग अलग होगी। किसी की सैलरी 10,000 पर मंथ भी होगी, किसी की 20,000, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख पर मंथ भी होगी। अब सभी को अपने अकॉर्डिंग देखना है। कैसे? अगर आपकी बात आती है कि आपको 3 साल मुकदमे चलाते हुए हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी अडमेंट है, यानी मामलों को खत्म करने को रेडी नहीं है, लेकिन आप इस मैस से बाहर आना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ को स्मूथ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि चलिए मैं सेटलमेंट कर लेता हूं। लेकिन अब सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपोजिट पार्टी से बात करनी है। थ्रू एनी मीडिएटर आप बात कर सकते हो, किसे सेटल करते हैं। डेफिनेटली जब आप ये बात करोगे तो थोड़ा सा तो उसमें रहते हैं कि देखो आ गया ना सेटलमेंट पे, लेकिन फिर भी कि आपको कहना तो पड़ेगा ही। अगर आप चीजों को आगे बढ़ाओगे तो किसी मीडिएटर के थ्रू आपने कहलवाया कि जी हम सेटलमेंट चाहते हैं, अगर निपटा सकते हो तो निपटा लो, नहीं निपटाते तो कोई बात नहीं, चलते रहने दो। मतलब बात इस प्रकार से करनी है कि ऐसा भी ना लगे कि आप नीचे गिर के बात कर रहे हैं। अब ठीक है, चलिए उनके पास बात पहुंची तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई डिमांड आपके पास आएगी। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की वाले होते हैं ना, वो भी इस मैच से बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, बस वो दिखा नहीं रहे होते हैं। तो कुछ मामलों में ऐसा भी होता है और कुछ मामलों में बिल्कुल एडमेंट होते हैं या इस तरह के होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। कुछ मामलों में ऐसे भी होता है कि वो चाहते हैं कि ये भी लड़की भी बाहर आए ताकि हम इसकी दूसरी मैरिज कर सके। तो कई बार वो भी इस चीज का वेट कर रहे होते हैं, आप भी नहीं बोल रहे होते, वो भी नहीं बोल रहे होते, मामला खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। लेकिन जब आप बोलोगे, एक्चुअल में अगर वो भी ऐसे ही चाहते हैं, उनकी भी नीड है या उनको अपनी लड़की को आगे सेटल करना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने से कोई रीजनेबल डिमांड आ जाती है। और अगर ऐसी रीजनेबल डिमांड आ जाती है तो आप उसको ओके कर सकते हैं। अब अगर अनरीजनेबल डिमांड भी आती है तो क्या फर्क पड़ जाता है, आप मना कर दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब लेकिन ये कैसे समझें कि वो डिमांड रीजनेबल है कि नहीं है। देखिए, जब आपके ऊपर कोई केस चलता है तो आप एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस के अमाउंट दे रहे होते हैं। आप एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। इससे नीचे वाले लोग भी हो सकते हैं, इसके ऊपर वाले भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेना। अब 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है और आपकी वाइफ है, बच्चा कोई नहीं है, तो उस केस में 20% उसका मेंटेनेंस बनता है, यानी 20,000 रुपए आप उसको मेंटेनेंस दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी साल भर का 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 रुपए, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए आप उसको मेंटेनेंस दे रहे हो। अब उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि आपके सारे के सारे केस 6 साल चलते हैं। वैसे तो हो सकता है कि बहुत से केसेज आपने भी देखा होगा डीवी के या 498 के, बहुत बहुत कई कई साल चलते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 साल चलते हैं। बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं, मिनिमम लेके चलते हैं कि 6 साल में आपके सारे केस खत्म होते हैं। तो यानी 6 साल तक आपको वाइफ को अमाउंट देनी है। तो 6 साल का इंटू कर लीजिए आप 2.5 लाख रुपए से, तो 15 लाख रुपए आपका ये बन गया। अब आप ये देखिए कि अगर आप डाइवोर्स लोगे, डेफिनेटली बाहर आने के लिए तो डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो जब आप डाइवोर्स लोगे तो कोर्ट उसमें एक एलिमनी की अमाउंट भी तय करेगा, क्योंकि वाइफ डेफिनेटली सेक्शन 25 HMA की एप्लीकेशन लगाएगी। अब एलिमनी डिसाइड करने का वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, लेकिन कोर्ट क्या करता है कि जिस किसी भी केस में आपका पर मंथ मेंटेनेंस लगा हुआ होता है, वो जो भी ईयरली मेंटेनेंस आप दे रहे होते हैं उसका 10 गुना करके बाकी सब चीजों को खत्म कर देता है, बोलता है वन टाइम इतना दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस मामले में, इस एग्जाम्पल में सालाना मेंटेनेंस 2.5 लाख रुपए बंधा हुआ था, तो उसको इंटू 10 किया तो 25 लाख रुपए हो गया, यानी 20 से 25 लाख रुपए की अमाउंट एलिमनी की भी आपके ऊपर निर्धारित की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं देना, वन टाइम वही एलिमनी देनी है। लेकिन जब तक वो एलिमनी डिसाइड नहीं हुई, डाइवोर्स नहीं हुआ, तब तक आप पर मंथ भी मेंटेनेंस दे रहे हो। तो हमने हिसाब लगाया था कि अगर आप 6 साल भी केस को चलाते हैं और 6 साल में आप 15 लाख रुपए वहां दे देते हो और उसके बाद 25 लाख एलिमनी, चलो मिनिमम 20 लाख पकड़ लो, 25 भी हटाते हैं 20 पकड़ते हैं, 20 और 15 35 लाख रुपए आपके ये हो गए। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, उस एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं, 35 लाख रुपए आपके ये हो गए, प्लस जो भी 4-5 केस आपके चल रहे हैं उसके लिटिगेशन एक्सपेंसेस 5-6 साल के,
वो सारे जोड़ लो, 40 लाख रुपए तक ये मामला पहुंच गया। अब आपको सेटल करना है, तो अगर लड़की वालों की तरफ से 20 लाख रुपए की डिमांड आती है तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप उसको रीजनेबल कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोर्ट में 6 साल तक केस लड़ते तब भी आपका 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा बन रहा है, तो अगर 20 लाख रुपए में कोई डिमांड आती है, थोड़ा बहुत निगोशिएट करके 18 में बात बन जाती है, तो बेटर ऑप्शन है, आपको कर लेना चाहिए। ऐसे ही सब अपने अपने उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं। अब अपनी अपनी जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग इसी कैलकुलेशन से हिसाब लगाइए कितनी अमाउंट आपके लिए रीजनेबल होगी। वो रीजनेबल अमाउंट पे अगर बात बन रही है, उसके बाद जस्ट आपको ये सोचना है कि ऐसे सेटलमेंट किया जाए कि आपके साथ फ्रॉड ना होने पाए, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, जिस पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाए हैं। फिर जस्ट आपका ये काम रह जाता है, तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए बहुत सारे मामलों में लड़की पक्ष की तरफ से भी वकील होते हैं, तो हमें पता रहता है कि उनकी मेंटेलिटी भी कई बार ऐसी होती है कि वो भी निपटाना चाह रहे होते हैं, बस वो साफ क्लियर बोलते नहीं है, उस चीज को दिखाते नहीं है। एक्चुअल में वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, वो भी वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऑफर आए। बाकी अगर फिर भी नहीं मानते तो मैंने कई सारे वीडियोस अलग से इसके लिए बनाए हैं कि जो बिल्कुल ही एडमेंट लोग हैं, जो कहते हैं नहीं हम तो तुम्हें बर्बाद ही कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारा तो मोटिव ही यही है, तो उन लोगों के साथ क्या करना है उसके लिए मैंने अलग से रेमेडी बताई हुई है। ये वीडियो एक अलग पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया उन लोगों के लिए जहां पे थोड़ी सी समझ दोनों ही पक्षकारों में होती है और वो लोग इस चीज को निपटाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो एक फिक्स रीजनेबल अमाउंट कैसे आप अपने माइंड में तय करें कि हाँ इतने तक होता है तो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आपको बताई उसे आप पॉजिटिवली लेंगे और अपने अपने मामले को ध्यान में रखते हुए अपने लिए रीजनेबल अमाउंट खुद तय कर सकेंगे कि कितने तक मुझे करना चाहिए और इस जंजाल से बाहर आ पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।